Hi everyone. Economy is one of the most important areas of pre as well as mains exam. सो ऐसे में विदाउट एनालाइजिंग इकोनॉमी पार्ट हम ये नहीं समझ सकते कि कमीशन की डिमांड क्या है या फिर क्वेश्चन कहाँ से ज़्यादा फ्रेम हो रहे हैं। इसके साथ साथ इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है। आप कन्फ्यूज़ रहते हो काफ़ी टाइम, तो माइक्रो इकोनॉमी ज़्यादा कवर करना है या फिर मैक्रो को ज़्यादा कवर करना है। उसमें एग्रीकल्चर का भी मिक्स है, इंडस्ट्री का भी मिक्स है। तो क्वेश्चन एक्चुअल में कहाँ से पूछे जाते हैं और आपको किस तरीके से इसको अप्रोच करना चाहिए, वो हम इस वीडियो में कवर करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट ऑफ ऑल, इकोनॉमी को अगर हम और ज़्यादा फर्दर डिवाइड करें, तो हमारे पास माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड इंडियन इकोनॉमी, ये 3 एरियाज़ देखने को मिलते हैं। इसके अंदर भी मैक्रो का वेटेज सबसे ज़्यादा है, माइक्रो का वेटेज सबसे कम है और इंडियन इकोनॉमी जो है, वो आपको दिख रहा है कि रफली 25 टू 30% पूछा जा रहा है। ऐसे में एक चीज़ क्लियर हो जाती है, माइक्रो इकोनॉमिक्स यानी कि जो कोर इकोनॉमी के टॉपिक्स हैं, जो उसके कॉन्सेप्ट्स हैं, उस पे बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं करना है। इसका वेटेज एज़ कम्पेयर टू मैक्रो एंड इंडियन इकोनॉमी बहुत ही कम है, जिसको आगे हम और डिटेल में डिस्कस करेंगे, कौन से टॉपिक्स इन सब्जेक्ट में भी आपको कवर करने हैं। तो अगर इसको और ब्रेक डाउन करें, तो मैक्रो में आपको कौन से टॉपिक्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिखे हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक्सटर्नल सेक्टर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एरियाज़ में से है। नियरली 42 क्वेश्चंस जो है, यहाँ से देखने को मिले हैं। अगर आप ये सारे काउंट करोगे, तो इसके लमसम जो है क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। यानी कि एक्सटर्नल सेक्टर अकेले और बाकी ये सब एक तरफ। इसमें क्या है, फिस्कल पॉलिसी, बजटिंग, बैंकिंग रेगुलेशंस, फाइनेंशियल मार्केट, मॉनेटरी पॉलिसी, अकाउंटिंग, मनी सप्लाई, इन्फ्लेशन, ये सारे कॉन्सेप्ट जो है मैक्रो के, वो यहाँ पे आप देख सकते हो कि क्या उनका वेटेज है, जब हम कंपेयर करते हैं उसको एक्सटर्नल सेक्टर के साथ। तो यहाँ से आपको एक आइडिया लग गया कि मैक्रो में भी एक्सटर्नल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एरिया है। उसके अलावा ये भी कुछ इंपॉर्टेंट एरिया है, जिसको आप कवर करोगे इन डिटेल। इसके बाद इंडियन इकोनॉमी की बात कर लेते हैं। इसका वेटेज 25 टू 30% दिखा था। इसमें अगर आप देखोगे, वैसा ही कुछ ट्रेंड यहाँ पे भी दिख रहा है। वहाँ पे हमने देखा एक्सटर्नल सेक्टर पे ज़्यादा फ़ोकस है और यहाँ पे एग्रीकल्चर पे ज़्यादा फ़ोकस है। सेम उसी तरीके का यहाँ पे 23 क्वेश्चन एग्रीकल्चर से पूछे गए और बाकी बचे हुए जो लॉन्ग टेल आप देख रहे हो लंबी सी बन चुकी है, यहाँ से कुछ 20-25 क्वेश्चन जो भी है, वो पूछे गए लास्ट 10 ईयर्स में। ये आप काउंट कर सकते हो। तो यहाँ से क्या समझ आ रहा है, इंडियन इकोनॉमी में एग्रीकल्चर इंपॉर्टेंट एरिया है, मैक्रो इकोनॉमी में एक्सटर्नल सेक्टर इंपॉर्टेंट एरिया है। अब इसका ये मतलब नहीं कि आप फिस्कल पॉलिसी या बजटिंग को कवर नहीं करोगे, बैंकिंग रेगुलेशंस को आप कवर नहीं करोगे। ये सब भी आप इन डिटेल कवर करोगे। मैक्रो एज़ अ होल सबसे इंपॉर्टेंट एरिया दिख रहा है, तो इसके सारे ही टॉपिक्स आपको डिटेल में कवर करने हैं। इसी तरह यहाँ पे इंडियन इकोनॉमी की भी अगर बात कर ले, एग्रीकल्चर पे ज़्यादा फोकस होगा, लेकिन ऐसा नहीं कि आप इंडस्ट्री को स्किप कर दो, लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट को स्किप कर दो, एनर्जी सेक्टर, सोशल सिक्योरिटी, इंफ्रा, ये सारे एरियाज़ को आप स्किप करना चालू कर दो। ये नहीं करना है आपको, इन पे भी फोकस होना चाहिए। वो फोकस आप कैसे करोगे, इसको हम आगे थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर लेंगे, जहाँ से आपको एक आइडिया होगा कि कौन से सोर्सेज़ फॉलो करने चाहिए, किस तरीके से इसको कवर करना चाहिए। अगला रह जाता है माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स देखो, ये ऐसा एक टॉपिक है, एक ऐसा एरिया है जहाँ से बहुत कम क्वेश्चन पूछे गए। यहाँ पे 2 क्वेश्चन दिख रहा है आपको कि एक-एक क्वेश्चन इन दोनों टॉपिक से पूछे गए। तो यहाँ से क्या समझ आ रहा है कि आप बेसिक्स को समझ लो, लेकिन उसके थ्योरेटिकल रिसर्च पे मत जाओ। बहुत ज़्यादा डीप घुस के उसको एक-एक आर्टिकल से कवर करना, एक-एक छोटी-छोटी वीडियो चला के उसको कवर करना, ये पार्ट आपको स्किप करना है। तो माइक्रो का हमने देखा वेटेज बहुत ही कम है, अगर हम इसको इंडियन इकोनॉमी और मैक्रो इकोनॉमी से कंपेयर करते हैं तो। यहाँ से हमें समझ आ गया कि हमें किन एरियाज़ पे फ़ोकस करना है, जिसमें इंडियन इकोनॉमी है और मैक्रो इकोनॉमी है। उसका आरओआई ज़्यादा है, तो हम ज़्यादा टाइम वहाँ पे ही इन्वेस्ट करेंगे, रेदर कि हम ये एकदम डिटेल में कॉन्सेप्ट्स को पढ़ने लग जाएँ। इसके बाद देख लेते हैं कि किस एरिया से किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए। अगर हम एक्सटर्नल सेक्टर की बात करते हैं, तो यहाँ पे अगर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, तो किन एरिया से आ रहे हैं? बैलेंस ऑफ पेमेंट से दिख रहा है, फॉरेक्स और करेंसी मैनेजमेंट से दिख रहा है, ट्रेड डेफिसिट से क्वेश्चन दिखे और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइज़ेशन, ये भी एक इंपॉर्टेंट एरिया आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो यहाँ से क्या समझ आ रहा है कि एक्सटर्नल सेक्टर जो है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसके अंदर भी कुछ इस तरीके के टॉपिक्स आपको देखने को मिल रहे हैं। अब ये टॉपिक की एग्जैक्ट लिस्ट अगर आपको चाहिए, आप चाहते हो कि कुछ 25 से 30 टॉपिक ऐसे हो जो किसी भी हाल में आपको मिस नहीं करना है, तो कमेंट सेक्शन में बता दो, वो मैं बना के आपको दे दूँगा। बनाना क्या, ऑलरेडी वो है। तो अगर आप चाहते हो कि वो चाहिए आपको, तो कमेंट में शेयर कर दो और टेलीग्राम ग्रुप जॉइन कर लो, वहाँ पे मैं आपसे शेयर कर दूँगा। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं, ऐसे टॉपिक्स आपको इस एरिया में कवर करने हैं, एक्सटर्नल सेक्टर में। इसके अलावा एक क्लस्टर हमें क्या दिख रहा है, बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज और इंश्योरेंस, इस तरीके के जो टॉपिक्स थे, जो हमने यहाँ पे देखा था, मॉनेटरी पॉलिसी, नेशनल इनकम, यहाँ से कैसे क्वेश्चन दिख रहे हैं आपको? फाइनेंशियल मार्केट से क्वेश्चन काफ़ी दिखे, बैंकिंग से काफ़ी दिखे हैं, मॉनेटरी पॉलिसी एक इंपॉर्टेंट एरिया है,
मनी सप्लाई, इससे भी क्वेश्चन दिखे। पेमेंट इकोसिस्टम, ये रिसेंट ईयर्स में आपको दिख रहा है कि जब से डिजिटाइजेशन हुआ है, तो डिजिटल इकोनॉमी से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन फ्रेम हुए। एक तरीके से ऐसा समझ लो कि पेमेंट इकोसिस्टम धीरे-धीरे थोड़ा इवॉल्व होना चालू हुआ, तो एक इम्पोर्टेंट एरिया हो जाता है जो करंट से भी रिलेटेड है और आपके इससे बैंकिंग से भी रिलेट कर जाता है, पेमेंट वगैरह से भी रिलेट कर जाता है। तो यहाँ से रिसेंट ईयर में काफ़ी क्वेश्चन दिखे हैं आपको। तो यहाँ से आप समझ सकते हो कि बचे हुए जो टॉपिक्स थे मैक्रो इकोनॉमी में, वो किस तरीके के टॉपिक आपको दिखे हैं। तो कुछ इस तरीके के टॉपिक्स भी आप देख सकते हो। एक्सटर्नल सेक्टर हमें दिखा कि सिंगल एक अम्ब्रेला है जिससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए, लेकिन इसको भी आप इग्नोर नहीं कर सकते। यहाँ से भी 57 क्वेश्चंस दिखे हैं, जिसमें बैंकिंग, फाइनेंसेस, मॉनेटरी पॉलिसीज़ ये सारे टॉपिक्स आपको दिख रहे हैं। तो आपको अपना टाइम यहाँ पे भी इन्वेस्ट करना है। इसके अलावा इंडियन इकोनॉमी की बात कर ले, इंडियन इकोनॉमी में आप देख रहे हो, लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट से कुछ क्वेश्चन दिखे आपको। एनर्जी सेक्टर एक इम्पोर्टेंट एरिया है। सोशल सिक्योरिटी यानी कि जो स्कीम्स वगैरह वाले क्वेश्चन होते हैं, वो कुछ क्वेश्चन दिखे। स्किल एक्विजिशन, ह्यूमन डेवलपमेंट, यहाँ से भी कुछ क्वेश्चन रिसेंट ईयर्स में दिखे हैं। इसके अलावा इंडियन इकोनॉमी में और कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हिस्ट्री एंड रिफॉर्म्स पे भी क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। पास्ट में जो भी रिफॉर्म्स हुए, जो हमारा एक हिस्ट्री है पूरे इंडिया की इकोनॉमी का, उससे क्वेश्चन फ्रेम होते हुए दिखे हैं। 1991 रिफॉर्म्स कुछ टाइम तक बहुत इंपॉर्टेंट था, अभी भी इंपॉर्टेंट है, मेंस के लिए तो एक अच्छा टॉपिक है, जहाँ से मल्टीपल क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं। लेकिन प्री के लिए भी यहाँ से कुछ क्वेश्चन आपको दिखे हैं लास्ट 10 ईयर्स में। उसके पहले और ज़्यादा पूछे जाते थे। ये रिसेंट में थोड़ा शिफ्ट हुआ है, जिसमें आपको दिख रहा है कि कोर कॉन्सेप्ट्स को थोड़ा करंट अफेयर के साथ लिंक करके क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं। तो उसके बाद से थोड़ा यहाँ पे कमी देखने को मिली है नंबर ऑफ क्वेश्चंस में। इसके अलावा लैंड रिफॉर्म्स, पॉवर्टी एंड प्लानिंग, इन तीनों एरियाज से भी कुछ क्वेश्चन आपको दिखे। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं इंडियन इकोनॉमी के, जिसको आप कवर करोगे, यहाँ से हो सकता है आपको कुछ क्वेश्चन फ्यूचर में दिख जाए। ये हमने देख लिया कि इंडियन इकोनॉमी, मैक्रो इकोनॉमी में कौन से इंपॉर्टेंट एरियाज, कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखने को मिले हैं लास्ट 10 ईयर्स में। इसके अलावा अगर हम बात करें कि ट्रेंड कैसे चेंज हुआ, इस एनालिसिस से और एक चीज़ पता लग रही है कि पहले जो क्वेश्चन आते थे, वो स्टैटिक इन नेचर होते थे थोड़े, एनसीईआरटी बेस्ड होते थे। लेकिन प्रेज़ेंट में अगर आप कहोगे, तो कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन दिखते हैं, जहाँ पे आपको करंट का लिंक दिखता है, प्लस स्टैटिक का कॉन्सेप्ट दिखता है। तो इस तरीके के क्वेश्चन कुछ फ्रेम होते हुए आपको दिखे हैं। तो दोनों को मिक्स करके आपको अब आगे के जो भी आप सिलेबस कवर कर रहे हो, उसको अप्रोच करना है। तो स्टैटिक भी आपका क्लियर होना चाहिए और करंट की जो सिचुएशंस है, उससे भी आप अवेयर हो, तभी आप इसको सॉल्व कर पाओगे। क्योंकि एक्सटर्नल सेक्टर की अगर बात कर लो, इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन ऐसे हैं, जो सिर्फ़ और सिर्फ़ थ्योरी से आप सॉल्व नहीं कर सकते हो। न्यूज़ का रिलेवेंस और करंट अफेयर्स में क्या इन्फॉर्मेशन उतने टाइम पे थी, वो सारी आपको पता होनी चाहिए, तभी आप एक बेटर जजमेंट कर सकते हो। ऑप्शंस एलिमिनेट करना होगा या फिर करेक्ट आंसर टिक करना हो गया। तो यहाँ से ये चीज़ आपको थोड़ी फ़ोकस करनी है कि अभी वो थोड़ा डायनामिक हो चुका है, तो आपको थोड़ा करंट को ज़्यादा फ़ोकस करना है, ख़ास करके लिए इकोनॉमी वाले पार्ट के लिए। क्योंकि अगर आप टॉपिक्स में देखोगे, एक्सटर्नल सेक्टर हेविली करंट ओरिएंटेड है। इसी तरह पेमेंट इकोसिस्टम, ये भी हमने देखा कि करंट ओरिएंटेड है। इसके अलावा ऑर्गेनाइज़ेशन से कुछ क्वेश्चन होते हैं, ट्रेड एग्रीमेंट से होते हैं, वो सारे ही आपको दिख रहा है कि करंट ओरिएंटेड है, तो थोड़ा-सा आपको करंट को मिक्स करना पड़ेगा। बाकी आपके बेसिक्स तो क्लियर होने चाहिए, उसको आप किसी भी सिचुएशन में स्किप नहीं कर सकते। अब ऐसे में ये नहीं कि आपको इससे डरने लग जाना है, आप डरना चालू कर दो कैसे होगा, क्या होगा? क्योंकि इकोनॉमी का डर थोड़ा-सा होता है। तो इसको कवर कैसे करना है वो समझ लो। सबसे पहले तो आपको डरना नहीं है, आप पेपर से डरो मत, इसको सॉल्व करना है आपको। आप देख सकते हो कि जो ईज़ी क्वेश्चन्स का नंबर है, वो 40% के आसपास है, ठीक है? ये आपको सिक्योर करके रख लेना है। यहाँ पे आप कोई भी रिस्क नहीं लोगे। ईज़ी वाले क्वेश्चन आपको अच्छे से आने चाहिए। ये कॉन्सेप्चुअल हो या फिर करंट ओरिएंटेड हो, ये आपको करके रखना है सिक्योर। मॉडरेट क्वेश्चंस है 30 टू 40%, यहाँ पे आप कुछ एलिमिनेशन वगैरह लगा के, थोड़ा जो अपनी टेक्निक्स वगैरह ट्रिक्स वगैरह लगा के इस एरिया को कवर कर सकते हो। रह जाते हैं डिफिकल्ट क्वेश्चंस, ये हार्डली 3 टू 4% है, तो आप समझ सकते हो कि 2 से 3 क्वेश्चन ही शायद दिखे जो आपको बाउंसर्स की तरह फील हो। इसको आप स्किप करके आगे चले जाओ। इसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं वेस्ट करना है और इसको कवर करने के लिए परेशान भी नहीं होना कि किस तरीके से इसको कवर करें, कौन सा सोर्स एक्स्ट्रा कवर कर ले। क्योंकि यहाँ पे 3-4% का एरिया अगर आपको दिख रहा है, तो उसको स्किप कर दो। इन दोनों एरियाज़ पे फ़ोकस करो। इन दोनों से क्वेश्चन आने के चांसेस आपको दिख रहे हैं। तो अगर आप ईज़ी क्वेश्चंस को नहीं कर पाते हो, तो आप दिक्कत में आ रहे हो। अगर आप डिफ़िकल्ट को नहीं कर पा रहे हो, तो कोई दिक्कत नहीं, वो सभी के लिए डिफ़िकल्ट है। इसके अलावा ये समझ लो कि सबसे जो इम्पोर्टेंट एरियाज़ हैं, वो कौन से हैं? सबसे ज़्यादा रिटर्न आपको कहाँ से मिलेगा? तो अगर इन 6 टॉपिक्स की बात की जाए, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि 80% ऑफ द इकोनॉमी ये कवर कर ले रहा है। ये जो 6 टॉपिक के अम्ब्रेला कह लो, इसमें कौन से टॉपिक्स हैं? एक्सटर्नल सेक्टर हमने देखा, इसके अंदर वही बैलेंस ऑफ पेमेंट, फॉरेक्स, ट्रेड, एफटीएज़, ये सारे टॉपिक्स आ जाएँगे, सब टॉपिक्स कह लो आ जाएँगे। तो ये एक इम्पोर्टेंट अम्ब्रेला है।
इसके बाद फिस्कल पॉलिसी, गवर्नमेंट क्या एक्शन ले रही है, वो सारे क्वेश्चंस। बैंकिंग सिस्टम, रेगुलेशन को लेके आरबीआई, सेबी का भी अभी रोल देखने को मिल गया है थोड़ा। वो सारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं, वो रेगुलेट कैसे कर रहे हैं, वो क्वेश्चंस आपको आने चाहिए। इसके अलावा मॉनेटरी पॉलिसी के टूल्स क्या हैं, यहाँ पे आरबीआई का क्या रोल है, वो सब। नेशनल इनकम से रिलेटेड बेसिक कॉन्सेप्ट्स, जीडीपी, जीएनपी, ये सब। और एग्रीकल्चर का पार्ट, इससे जो करंट ओरिएंटेड टॉपिक्स हैं, वो वाले। ये 6 टॉपिक्स या 6 अम्ब्रेला ऐसे हैं, जो 80% कवर कर रहे हैं इकोनॉमी का। तो इनको तो आपको किसी भी हाल में मिस नहीं करना है, सबसे पहले इसको कवर करना है। उसके बाद रह गए 20% आप धीरे-धीरे करके कवर कर सकते हो। अब देख लेते हैं कि इसको कवर कैसे करोगे आप, सोर्स क्या होने चाहिए, स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। एक रफ स्ट्रैटेजी मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे, ऐसा नहीं कि बहुत इन डेप्थ स्ट्रैटेजी है। और मेरा सजेशन भी यही होगा कि स्ट्रैटेजी आप खुद से बनाओ। आप खुद के साथ 10-15 मिनट बैठो, आपका कौन-सा एरिया ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, कौन-सा वीक है, उसके अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रैटेजी प्लान करो। खैर यहाँ पे हम देख लेते हैं कौन से सोर्सेज़ वगैरह होने चाहिए। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, सोर्सेज़ कौन से हो सकते हैं? एक तो आपको पता है कि स्टैंडर्ड सोर्सेज़ हैं, उसमें कुछ बुक्स हैं, एनसीईआरटीज़ हैं, वहाँ से आप कवर करोगे बेसिक अपने जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं उनको। उसके अलावा न्यूज़पेपर है, करंट अफेयर्स वगैरह वहाँ से करोगे। उसके भी अलावा जो अनकन्वेंशनल सोर्सेज़ हैं, वो कौन से हैं? अर्थपीडिया एंड विकासपीडिया, ये 2 वेबसाइट है। यहाँ पे आपको गवर्नमेंट स्कीम्स वगैरह दिखती हैं, जो न्यूज़ में है, जहाँ से क्वेश्चन फ्रेम होते हुए दिखे हैं, तो ये 2 वेबसाइट आप चेक कर सकते हो। यूनियन बजट बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ज़्यादातर जो पॉलिसी वाले क्वेश्चन होते हैं, वो देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा इकोनॉमिक सर्वे, यहाँ से मैक्रो का ट्रेंड क्या है इंडिया के अंदर, वो आपको देखने को मिलता है। तो ये जो है, एक इम्पॉर्टेंट एरिया हो जाता है। ये 3 ऐसे सोर्स हैं, जो काफ़ी हेल्प करेंगे आपकी। तो जो रैंडम क्वेश्चंस आपको दिख जाते हैं ना, वाटर क्रेडिट, साइबर इंश्योरेंस, इस तरीके से और भी कोई टर्म वाले क्वेश्चन दिख गए, कोई कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन दिख गए, तो यहाँ से ईज़िली कवर हो जाते हैं। तो ये कुछ अनकन्वेंशनल सोर्सेज़ हैं, जिससे आप कवर कर सकते हो। किस तरीके से आपको अप्रोच करना चाहिए, वो समझ लो। एक रफ स्ट्रैटेजी मैं आपको दे रहा हूँ। सबसे पहले तो आपका बेसिक्स क्लियर होना चाहिए, बेस आपकी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। इसमें कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, चुपचाप एनसीईआरटी की बुक्स उठाओ। नई बुक से करना है आपको, बेसिक्स आपको लग रहा है बहुत ज़्यादा ही वीक है, किसी भी प्लेलिस्ट को उठाओ, यूट्यूब पे बहुत सारे अच्छे टीचर्स हैं, उन्होंने कवर करके रखा हुआ है मैक्रो इकोनॉमी को, माइक्रो को भी कवर करके रखा है। तो उनके प्लेलिस्ट को देख लो, कोई कोर्स आपने लिया होगा वहाँ से कर लो, जहाँ से आपको ठीक लगता है। बेस को स्ट्रॉन्ग कर लो। सोर्सेज़ क्या हो सकते हैं? वीडियोज़ हो सकती हैं, एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक्स हैं। क्लास 11th-12th सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर आपको लग रहा है कि उससे नहीं हो पा रहा है, तो आप थोड़ा पीछे जाके 7th, 8th, 9th वाली भी कर सकते हो। इसके अलावा इकोनॉमिक सर्वे और यूनियन बजट, ये 2 इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हैं जिसको आपको कवर करना है। इसके साथ-साथ नीति आयोग की वेबसाइट पे कुछ रिपोर्ट्स पब्लिश होती हैं, वहाँ से आप टॉपिक सिलेक्शन कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि वो टॉपिक सिलेक्शन कैसे करना है करंट वाले टॉपिक्स का, तो आप कमेंट सेक्शन में बता दो, उसपे भी एक डिटेल वीडियो मैं बना दूँगा, जिससे आप एक आइडिया लगा सकते हो कि कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पिक किया जाता है और पास्ट में कैसे कमीशन ने नीति आयोग के रिपोर्ट से क्वेश्चन फ्रेम किए हैं। तो यहाँ से एक चीज़ क्लियर है कि फाउंडेशन आपका जो है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, बेसिक्स आपके एकदम क्लियर होने चाहिए। बेसिक्स क्लियर होने के बाद आप क्या करोगे? आप डेली हैबिट में लाओगे अपने न्यूज़पेपर को। कोई भी एक न्यूज़पेपर फॉलो कर लो, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस या कोई और भी आपको लगता है तो वो फॉलो कर लो। वैसे द हिंदू से ज़्यादा क्वेश्चन आपको दिखते हैं। मेंस में भी इसका ज़्यादा थोड़ा एंगल दिखता है द हिंदू का, और एग्ज़ामिनर्स भी ज़्यादातर इसको ही कवर करते हैं, तो आप ट्राई करो कि इस पे स्टिक करो। बाकी आपकी चॉइस है, आप इंडियन एक्सप्रेस भी फॉलो कर सकते हो। इसको आप सप्लीमेंट कैसे करोगे? बिज़नेस लाइन हिंदू का ही एक न्यूज़पेपर है, उसके थ्रू कुछ बिज़नेस रिलेटेड न्यूज़ कवर कर सकते हो, या फिर लाइव मिंट जो है, उससे भी आप कवर कर सकते हो। इंडियन एक्सप्रेस का भी इस तरीके से एक बिज़नेस वाला न्यूज़ आउटलेट है, तो उससे भी आप जो है, वो वाली इन्फॉर्मेशन कवर कर सकते हो। तो हमने देखा कि सबसे पहले आपने बेसिक्स क्लियर किया, फाउंडेशन आपकी स्ट्रॉन्ग हुई। उसके ऊपर जो है, आपने ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स को कवर किया, जिसके अंदर यूनियन बजट और इकोनॉमिक सर्वे, ये 2 डॉक्यूमेंट। और इसके बाद कहीं जाके आप फिर सप्लीमेंट कर रहे हो अलग-अलग सोर्सेज़ से, जिसमें हमने इसके पहले कुछ अनकन्वेंशनल सोर्सेज़ देखे और यहाँ पे कुछ न्यूज़पेपर का हमने डिस्कशन देखा। तो ये कुछ अप्रोच होनी चाहिए आपकी, और टॉपिक्स आपको पता लग गए। मैं फिर से एक बार बता देता हूँ, अगर आपको लग रहा है कि टॉपिक की एग्ज़ैक्ट लिस्ट आपको चाहिए, जो कुछ 25-30 टॉपिक सबसे इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में बता दो, मैं उसको टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूँगा। तो टेलीग्राम ग्रुप भी आप जॉइन कर लो। स्टडी प्लान आपका क्या होना चाहिए हमने ऑलरेडी देख लिया। 70% टाइम आप डेडिकेट करोगे मैक्रो को, क्योंकि वहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। इसमें कोई बताने वाली चीज़ है नहीं। वॉच लिस्ट में आप क्या रखोगे? एग्रीकल्चर को मॉनिटर करोगे, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन आपको ऐसे दिखे हैं, जो इंडियन इकोनॉमी वाला पार्ट था, यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे दिखे हैं कि करंट ओरिएंटेड भी है, प्लस आपको दिख रहा है कि एग्रीकल्चर उसमें सबसे इम्पोर्टेंट एरिया था। तो इसको आप मॉनिटर करते रहोगे। इसमें जो इम्पोर्टेंट एरियाज़ हैं, उसको देखते रहोगे। तो ये वॉच लिस्ट पे आपके रहेगा। सोर्सेज़ हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए।
इसके अलावा फिर आप टेस्टिंग जो है वो करते रहोगे, मॉक वगैरह देके, सेक्शनल टेस्ट दे लो, कुछ छोटे-मोटे टेस्ट दे लो, उससे आप अपनी टेस्टिंग जो है वो करते रहो। तो जो भी आप कवर कर रहे हो, ऐसा ना हो कि आप कवर किए जा रहे हो और उसका टेस्ट पता ही नहीं लग रहा आपको कि आप क्वेश्चन सॉल्व करने की एबिलिटी डेवलप कर पा रहे हो या नहीं। तो उसके लिए ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो कुछ इस तरीके से आपको अप्रोच करना है और एक सिंपल सी चीज़ है यार, देखो बहुत ज़्यादा आपको लग सकता है, लेकिन अगर आप रेगुलरली करते रहोगे और खुद पे थोड़ा-सा बिलीफ रखोगे, प्रोसेस पे थोड़ा ट्रस्ट करोगे, तो चीज़ें हो जाएँगी। अगर आप ये परेशान रहोगे कि अभी भी कुछ रह गया है और पैनिक करोगे उसको लेके, तो मुझे नहीं लगता कि आप कभी भी मतलब उस पोज़ीशन पे पहुँच पाओगे जहाँ फ्री होके आप पढ़ सको और उसका आउटपुट ले सको। तो थोड़ा खुद पे भरोसा रखो, थोड़ा इस एनालिसिस पे भरोसा रखो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन्स को देख के ही एनालिसिस किया गया है। ऐसा नहीं कि मेरे मन में कुछ आया और मैंने आपको बता दिया। तो उसको थोड़ा-सा ध्यान दो और इसके साथ-साथ ये बता दो अगला कौन-सा सब्जेक्ट आप देखना चाहते हो, जिसको इस तरीके से डिटेल में हम डिस्कस करें और अगली वीडियो में उस पे बना दूँगा। इसके अलावा अगर प्री से रिलेटेड कोई भी आपको इश्यू आ रहा है, तो इस प्लेलिस्ट पे जाके आप डिटेल में सारे एनालिसिस को देख सकते हो और मैं आपसे वहीं मिलूँगा।